क्लास 8। अब हम आपकी हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि कैसे जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ व्यापार यानी ट्रेड करने आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दिया। तो पहले आपके बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, यानी यूरोप से आने वाली जो व्यापार करने की कंपनीज थी उनको इंडिया में क्या आकर्षित करा। Following things attracted European trading companies to India. Cheap and fine quality of silk and cotton, यानी हमारे यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का और सस्ता सिल्क और कॉटन मिलता था। स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन एक्सेट्रा, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मसालों की वैरायटी थी। यहाँ पर उन्हें काली मिर्च, लौंग, इलायची सब मिल जाता था। तो ये चीज़ें देखकर वो यहाँ पर आकर्षित हुए थे। What were the areas of conflict between the Bengal of नवाब and East India Company, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के जो बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में लड़ाई के क्या कारण थे। The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy imposing duty on company trade, यानी जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी पावर दिखाते हुए जो भी व्यापार करने कंपनीज आ रही थी उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिए थे। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, यानी कि लगातार कुछ नवाब जो थे जैसे मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, इन्होंने कंपनी को किसी भी तरीके की छूट देने का मना कर दिया था। नवाब्स डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, यानी कि जितने भी नवाब थे उन्होंने कंपनी को जब व्यापार के लिए हाँ कहा तो उन्होंने कहा कि हमें इससे पैसा चाहिए। Denied it and any right to mint coin and stop it from extending its fortification, यानी और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue, यानी कि उनका कहना था कि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के पास आने वाले रेवेन्यू यानी टैक्सेस जो थे उन्हें कम करती जा रही है। Company was refusing to pay taxes and want to enlarge its settlement to expand trade, और उनका कहना ये भी था कि कंपनी टैक्स देने से लगातार मना करती रहती थी और वो अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाना चाहती थी। हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ दीवानी से। इट अलाउड द कंपनी टू यूज़ मासिव रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल में जितने भी सोर्सेज थे पैसे आने के उस सब को कंपनी ने यूज़ करना शुरू कर दिया। इट यूज़ रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, यानी बंगाल के ही पैसे से उन्होंने इंडियन गुड्स को जो भी सामान हमारे यहाँ बनता था जैसे मसाले, सिल्क या रुई, उस सब को बाहर भेजना यानी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इट ऑल्सो यूज द रेवेन्यू टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री पावर, यानी उन्होंने हमारे ही पैसों से अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था। Subsidiary alliance treaty system was a method started by Lord Wellesley to completely bring Indian powers under their control, यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे स्टार्ट करा था। वो चाहते थे कि इंडियन पावर पूरी उनके कंट्रोल में आ जाए विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग वॉर्स, और उन्हें हमसे युद्ध ना लड़ना पड़े ताकि उनके पैसे खर्च ना हो। According to this system, if any Indian ruler felt threatened, then English would take the responsibility of protection of ruler, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राजा को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी से खतरा है तो इंग्लिश कंपनी जो है उनका प्रोटेक्शन करने लग जाएगी। इसके टर्म्स और कंडीशंस थे कुछ। पहला, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। इससे पहला ये था कि अगर कोई इंडियन रूलर है जो हमसे प्रोटेक्शन लेना चाहता है तो फिर उसके पास अपनी खुद की सेना नहीं होगी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज, यानी कि हम उनकी रक्षा तो करेंगे, जो कंपनी है वो राजा की रक्षा तो करेगी, लेकिन इसके लिए राजा को उन्हें पैसे देना पड़ेंगे। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, और कई बार अगर राजा जो थे वो उन्हें पेमेंट नहीं दे पाते थे तो उनका राज्य या उनके राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया जाता था। इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़े। इंग्लिश मेंटेन ह्यूज आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर, यानी कि हमारे पैसों से उन्होंने अपनी आर्मी अच्छी कर ली। इंडियन कंट्रोल फॉरेन पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी स्टेट्स, यानी कि उन्होंने सब तरीके की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर अधिकार जमा लिया। द रूलर्स लॉस्ट इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ पीपल, और जो भी लोग थे वहाँ के, जो भी आम जनता थी, उनकी
सुरक्षा करने के बारे में या उनके अच्छे भले के बारे में राजा ने सोचना बंद कर दिया। इन वॉट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूलर, यानी कंपनी किस तरीके से राज्य करती थी और इंडियन राजा किस तरीके से राज्य करते थे, दोनों में क्या फ़र्क था। सबसे पहले कंपनी जो है वो अपनी टेरिटरीज़ को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करती थी, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। और इंडियन रूलर जो थे वो उन्हें अलग टेरिटरीज़ में डिवाइड करते थे, जैसे कि छोटे छोटे पार्ट्स में परगाना, तहसील या विलेज, वो गाँव के हिसाब से डिवाइड कर देते थे। इंग्लिश कंपनी के हिसाब से जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वही हेड हुआ करते थे, और हमारे हिसाब से जो राजा हुआ करता था वो हेड हुआ करता था। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? गवर्नर की ही, जो भी गवर्नर था। और इंडियन रूलर्स के हिसाब से जो भी ज़मींदार या पीजेंट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। रेवेन्यू कलेक्शन कलेक्टर का काम हुआ करता था, किससे कितने पैसे लेना है, जबकि इंडियन रूलर्स में जो राजा था वो खुद ही डिसाइड करता था कि कितने पैसे किससे लेना है, कौन कैसा टैक्स भरेगा। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी, यानी कंपनी की जो आर्मी थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी नोन एज द सिपोई आर्मी, यानी कि सिपाही वर्ड उन्होंने हमसे लेकर अपने सोल्जर्स को सिपोई आर्मी बोलना शुरू कर दिया। As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. यानी कि जो soldiers जो भी सिपाही थे उनकी आर्मी में उन्हें यूरोपियन स्टाइल में ही ट्रेनिंग दी जाती थी, और इससे उनकी लाइफ का डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। ये आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। नेम डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिसाइड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट एंटर्ड ईस्टर्न मार्केट, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हमने सुना ही है क्योंकि उनने हम पर राज्य करा है। इसके अलावा और कौन सी कंपनी थी जो बाहर से आई थी? पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच। वाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस, प्लासी का जो युद्ध था वो क्यों फेमस हुआ? इट वॉज फर्स्ट ह्यूज विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया, सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, यानी कि कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी, ये पहली जीत थी इंडिया में, इसलिए ये फेमस हुई। हु वॉज कॉल्ड द नवाब्स, नवाब्स ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब, सो द कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर नवाब हुआ करते थे तो उनका लाइफस्टाइल, रहने का तरीका देखकर हर कंपनी में काम करने वाले इंसान का सपना यही हो गया कि हमारी लाइफ ऐसी ही हो, और उन्होंने अपने कंपनी के लोगों को नवाब्स बोलना शुरू कर दिया। हु वर द रेसिडेंट्स, यानी रेसिडेंट्स किसको कहा जाता था? द रेसिडेंट्स वर द पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी रेसिडेंट वो लोग हुआ करते थे जो कंपनी के ही पॉलिटिकल एजेंट थे या उनके व्यापार देखने वाले लोग थे, जिनका काम ये था कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें, यानी कंपनी के लिए काम करें। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, यानी जो दूसरा एंग्लो मराठा वॉर यानी युद्ध हुआ था उसके रिजल्ट क्या थे? द ब्रिटिश गेन्ड उड़ीसा एंड द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, यानी इससे ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे ऊपर राज्य करने के हिसाब से आए थे, उन्होंने उड़ीसा और कुछ उसके आसपास के जो भी एरियाज़ थे और यमुना नदी के आसपास आगरा और दिल्ली, इन सब के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। व्हाट कंस्टिट्यूटेड द मुगल आर्मी, मुगल आर्मी में क्या क्या था? कैवलरी एंड इन्फेंट्री, पैदल सोल्जर्स, यानी कि पैदल चलने वाले जो सोल्जर्स थे वो उनकी आर्मी में हुआ करते थे। What was the result of रानी चन्नामास एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट, यानी रानी चन्नामा ने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाया था उससे क्या हुआ था? शी वॉज पुट इन प्रिजन वेयर शी डाइड, यानी उन्हें जेल की सज़ा हुई और जिसमें उनकी मौत हो गई। हाउ डिड द कंपनी परचेज इंडियन गुड्स? इट परचेस्ड इंडियन गुड्स विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, यानी हमारे यहाँ के जितने भी चीज़ें थी वो कैसे खरीदते थे? वो सोने और चांदी जो वो ब्रिटेन से मंगाते थे उससे खरीदते थे। What was the main reason for the defeat of सिराजुद्दौला at प्लासी, यानी प्लासी में सिराजुद्दौला का हारने का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफ़र, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर, डिडंट फाइट द बैटल, यानी मीर जाफ़र के जो मेन एक सिपाही थे, मेन एक लीडर थे सिराजुद्दौला, उन्होंने जंग नहीं लड़ी।
वाई डिड द कंपनी वॉन्ट अ पपेट रूलर, यानी कंपनी को एक पपेट रूलर की ज़रूरत क्यों थी। पपेट रूलर का मतलब होता था कि एक ऐसा राजा जो राज्यपाट संभाल नहीं सकता हो, जो कंपनी की सारी बातें मानता हो, और इसीलिए वो कंपनी को सारे व्यापार करने में कुछ ना कुछ छूट दे देगा और बाकी सारे जितने प्रिविलेज हैं वो भी दे देगा। तो यानी कि एक ऐसा राजा जो कंपनी की कठपुतली बन के काम करे, जैसा कंपनी बोले वैसा वो उन्हें देता जाए। वाई डिड टीपू सुल्तान डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, यानी कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रांस के जो लोग इंडिया में थे उनके साथ उनका रिश्ता गहरा क्यों हुआ। ही डिड सो इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, क्योंकि वो उनकी मदद से अपनी आर्मी में कुछ बदलाव लाना चाहता था, अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाना चाहता था। व्हाट इज़ द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल टाइम पीरियड इन इंडिया, यानी कि फैक्ट्री का मतलब उस समय पर क्या हुआ करता था। फैक्ट्री वॉज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द फैक्टर्स वर ऑपरेटेड एंड इट हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स वर स्टोर, यानी कि फैक्ट्री एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सारे काम चलते थे। वहाँ पर एक स्टोर हाउस हुआ करता था, यानी जहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनती थी, जिस भी चीज़ का वो कारखाना था, जो चीज़ें वहाँ बनती थी वहीं वो रख ली जाती थी, स्टोर कर ली जाती थी और वहीं से उनका एक्सपोर्ट करा जाता था, यानी चीज़ें कहाँ जाना है वो सब चीज़ें भी वहीं से देखी जाती थी। नेम ऑफ द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि वो गवर्नर जनरल जिन्होंने इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव करा था। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी वॉरेन हेस्टिंग जो थे ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव इंडिया में करा था। डिफाइन द वर्ड चार्टर, चार्टर का मतलब हुआ करता था एक ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कंपनी की तरफ से जो भी कोई नया नियम कायदा या कोई भी नया ऑर्डर आता था उसे चार्टर बोलते थे। मेंशन द टाइम पीरियड इन विच द वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड अफगानिस्तान, यानी ब्रिटिश लोगों के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में किस समय में युद्ध हुआ था। 1838 से 1842 के बीच में। What were the differences between बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सार, यानी प्लासी का युद्ध और बक्सार के युद्ध के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। कब हुआ था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सार हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम II, अवध रूलर सिराजुद्दौला, इन तीनों ने साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था, वो बैटल ऑफ बक्सार थी। कौन जीता था। दोनों ही युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी और बैटल ऑफ बक्सार में जीतने के बाद उन्हें बंगाल के सारे जितने भी जगह थी उनके ऊपर अधिकार मिल गया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। लॉर्ड डलहौजी ने ये स्टार्ट किया था, जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या था इसका टर्म और कंडीशंस, कि अगर कोई इंडियन रूलर है जो मर जाता है, जो कोई भी राजा है जो मर जाता है और अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका जो राज्यपाट है वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब कि वो कंपनी के अधिकार में आ जाएगा। कौन कौन सी जगह थी जो इसके अंडर में आती थी। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरामाउंटी पॉलिसी। पैरामाउंटी पॉलिसी का क्या मतलब था। द कंपनी क्लेम दैट द पावर ऑफ कंपनी वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी इंडियन स्टेट, यानी उन्होंने कंपनी की ही पावर को सबसे बड़ा बताया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट कंपनी हैड राइट टू एनेक्स और थ्रेटन टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम, यानी कि अपने जितने भी व्यापार या जो भी उनकी इच्छा थी वो सब बचाने के लिए उनके अधिकार था कि वो किसी भी इंडियन राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड इन 1772। सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड इन 1772। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, यानी हर जगह में 2 कोर्ट हुआ करते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट था जिसको फौजदारी अदालत बोला जाता था, एक सिविल कोर्ट था जिसको दीवानी अदालत बोला जाता था। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, यानी दीवानी अदालत पे बैठने वाले जो भी कलेक्टर हुआ करते थे वो क्योंकि यूरोप के थे, बाहर के थे, तो हमारे यहाँ के मौलवी या हिंदू पंडित उन्हें इंडियन लॉज के बारे में बताते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, यानी जो क्रिमिनल कोर्ट थे फौजदारी अदालत
वो अभी भी किसी काजी के कंट्रोल में थे, लेकिन काजी के ऊपर काम करने वाले कलेक्टर हो गए थे। To bring about uniformity, 1777 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए 11 पंडितों से कहा गया कि हिंदू लोग जितने भी नियम हैं उनको आप एक उसमें लिख कर दे दें। 1778 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। इसी तरीके से मुस्लिमों के भी जितने भी लॉ नियम कायदे थे वो एक जगह लिखवा लिए गए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश, यानी 1773 में एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सदर निज़्मत अदालत उसको नाम दिया गया, उसे कलकत्ता में सेटअप करा गया। गिव अ ब्रीफ नोट ऑन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम, यानी कि मैसूर के कंट्रोल में कौन सी जगह आती थी? मालाबार कोस्ट, जहां से कंपनी क्या खरीदती थी? मिर्च और इलायची। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. 1785 में टीपू सुल्तान जो है उन्होंने चंदन, मिर्ची और इलायची का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, यानी कि उन्होंने बाहर भेजना ये सब चीज़ें बंद कर दी। इसके साथ में ही उन्होंने बाकी जो भी राजा थे उनसे कहा, और जो लोकल मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनसे कहा कि आप कंपनी के साथ में कोई भी व्यापार ना करें। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच। उन्होंने फ्रांस के लोगों के साथ में क्लोज रिलेशन बनाया ताकि वो अपनी आर्मी में उनकी मदद ले सकें। राइट द मेन कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑल 3 एंग्लो मराठा वॉर, यानी कि 3 युद्ध लड़े गए थे एंग्लो मराठा के बीच में, जिसके मेन कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट क्या थे। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor, यानी ट्रीटी ऑफ सलबाई हो गई थी पहले युद्ध में, किसी को भी पूरी तरीके से जीत हासिल नहीं हुई थी। सेकंड, अलग अलग जगहों से लड़ा गया था जिससे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उन्हें उड़ीसा, यमुना नदी के आसपास में आगरा, दिल्ली सब मिल गया था। फाइनली थर्ड जब हुआ 1817 से 19 के बीच में, तो मराठा पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। What were the main causes of Battle of Plassey? प्लासी का युद्ध होने की मेन वजह क्या थी? सिराजुद्दौला asked the company to stop interfering in the political affair of his territory, stop barricade and play the revenues, यानी सिराजुद्दौला ने कंपनी से सीधे कह दिया था कि वो उनके यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीति में दखल ना दें, और साथ में रोक टोक जो उन्होंने लगाई है वो बंद करें और रेवेन्यू यानी टैक्स भरना शुरू करें। After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to English factory at कासिम बाज़ार, यानी कि ऐसा ना करने पर, जब ये सब चीज़ें इंग्लिश कंपनी ने नहीं मानी, तो नवाब जो थे वो अपने 30,000 सोल्जर्स यानी सिपाही लेकर, सैनिक लेकर इंग्लिश फैक्ट्री पर चले गए। सिराजुद्दौला कलकत्ता भी गए, उन्होंने कंपनी के फोर्ट वहाँ पर बनाए जिससे कंपनी कंट्रोल हो जाए। On hearing the news of fall of Calcutta, finally in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey, यानी कि जैसे ये खबर पहुंची कि कलकत्ता में भी कंपनी की पावर ख़त्म होती जा रही है, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कंपनी की ही आर्मी को, सेना को लेकर सिराजुद्दौला से प्लासी में लड़े थे। हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका व्यापार बंगाल में शुरू कैसे हुआ? East India Company began trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651, यानी हुगली नदी के किनारे पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी। ये बेस था जहाँ से कंपनी ने अपना व्यापार शुरू करा था, जिसको उन्होंने फैक्टर्स बोला था। By 1696 it began building a fort around settlements of merchants and traders, यानी व्यापारियों और जो भी उनके रहने वाले लोग थे, 1696 में उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट यानी महल जैसा बनाना शुरू कर दिया। 2 years later it bribed मुगल ऑफिशियल into giving the company जमींदारी right over 3 villages, यानी 2 साल बाद उन्होंने कुछ मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब यानी रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी अपने नाम करवा ली। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी उन्होंने जो मुगल राजा औरंगजेब थे उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप एक फरमान जारी करें कि जो कंपनी है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा व्यापार करने का। What was the result of competition between trading companies from different European countries, यानी अलग अलग बाहर की विदेशी कंपनियों के बीच में जो कंपटीशन था व्यापार करने का, उससे क्या हुआ?
This condition resulted in fierce clashes between trading companies and sinking of each other's ships. They blocked routes and prevented rival ships and moving with supplies of goods. यानी कि इससे उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई. कई बार वो एक दूसरे के जो जहाज आते थे जिसमें सामान हुआ करता था उसे डुबा देते थे, एक दूसरे के रास्ते रोक दिया करते थे जिससे कोई भी अपना सामान लेकर यहाँ ना पहुँच पाए. What were the reasons for the decline of मुगल एम्पायर, यानी मुगल जो शासन था उसके डूबने के क्या रीज़न थे. लोकल सबादार्स एंड जमींदार बिकन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, यानी जो ज़मींदार थे अब वो राजा की जगह काम ना करने की जगह अपना खुद का राज करना चाहते थे. पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी हर जगह से खबर आने लगी कि कोई नया राजा कहीं ना कहीं बन गया है, पावरफुल था वो. द ब्रिटिशर्स स्टार्ट इमर्जिंग एज पॉलिटिकल पावर, इसके साथ में जो ब्रिटिशर्स विदेशी आए थे उनकी पावर बढ़ने लग गई थी. इन 3 शब्दों का क्या मतलब है. मर्केंटाइल यानी बिजनेस इंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस, यानी कि व्यापार करना. पपेट यानी कि कठपुतली, यानी एक ऐसा इंसान जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है. मुफ्ती, अ जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर, यानी लॉ बनाने वाले को मुफ्ती कहा जाता था मुस्लिम कम्युनिटी में. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. विच पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, कौन सा पहला बार एक्सप्लोरर आया था जिसने इंडिया की तरफ आने वाले समुद्र के रास्ते की खोज करी थी. 1498 में पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा आए थे जिन्होंने पहली बार यहाँ का रास्ता खोजा था. व्हाट वाज मेंट बाय चार्टर, अभी हमने देखा था चार्टर का मतलब एक ऐसा लेटर होता था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ से मिला था, जिससे क्या हुआ था कि उन्हें परमिशन मिल गई थी कि उनका ही सिर्फ एक अधिकार है कि वो यहाँ आकर ट्रेड यानी व्यापार कर सकते हैं. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड वुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इंग्लैंड की और कोई दूसरी कंपनी यहाँ आकर व्यापार नहीं करेगी. विद दिस चार्टर द कंपनी वुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन, इस चार्टर के साथ वो समुद्र के रास्तों पर अलग अलग जगह निकल गए. उन्होंने नए जगहों की खोज करी जहाँ से वो अच्छे और सस्ते दाम में कुछ भी चीज़ें खरीद सकें और ताकि वो अपने वापस ले जाकर यूरोप या इंग्लैंड जहाँ भी वो ले जा रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस में बेचें. व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ बक्सार का जो युद्ध था उससे क्या क्या रिजल्ट आए थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सार वॉज कंबाइंड आर्मीज ऑफ एम्परर शाह आलम, यानी शाह आलम की जो कंबाइंड आर्मीज थी, 2-3 राजाओं ने मिलके जो अपनी कंबाइंड आर्मी दी थी, अवध, नवाब ऑफ बंगाल, ये सब हार गए थे. इनके हार के बाद मुगल एम्परर को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया था राजपाट करने के लिए. वो पपेट रूलर था, यानी कि वो सुनता किसकी था, सिर्फ कंपनी की. दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, जिससे जो भी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके लिए बंगाल के जो भंडार थे वो खुल गए. उन्होंने बंगाल का पैसा यूज़ करना शुरू कर दिया. वाई इज़ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इम्पॉर्टेंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों ज़रूरी थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अफगान इंडेडर अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा लेड बाय सदाशिवराव भाऊ पेशवा, यानी इन दोनों के बीच में वो लड़ाई हुई थी जिसमें मराठा हार गए थे और ये मराठाओं की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ी हार थी जिससे ब्रिटिशर्स का रास्ता साफ हो गया था, वो जीत गए. विच आइटम्स ऑफ वेयर इंडिया वर मोर इन डिमांड ऑफ द यूरोप, ये हम देख चुके हैं. सिल्क, कॉटन, इन तरीके की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो यहीं से ले जाते थे. व्हाट वर द रीजंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, आपस में ही उन कंपनीज में कंपटीशन क्यों रहता था, क्योंकि सब एक ही तरीके की चीज़ें खरीदना चाहते थे. दे वांटेड टू बाय द सेम काइंड्स ऑफ गुड, सब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते थे. इन ऑर्डर टू डिफीट वन अनदर दे मेड एफर्ट टू बाय इंडियन प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइजेस, यानी कि वो कम से कम प्राइस में यहाँ से खरीदना चाहते थे. इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट द यूरोपियन कंपनी स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर, और ताकि मार्केट पर, व्यापार पर, सब जगह पर उनका अधिकार हो जाए इसलिए उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया. तो ये आपका लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है. लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स में डाल चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं.